अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी फेलियर। मैं बताता चलूँ, हम ये जो मेडिसिन की तैयारी है दो बुक्स से करेंगे, डेविडसन से और ऑक्सफोर्ड से। डेविडसन और ऑक्सफोर्ड से हमारे ये टॉपिक होंगे। तो रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर की टाइप्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? रेस्पिरेटरी फेलियर होता है फेलियर ऑफ गैसेज एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इन रिस्पॉन्स टू फेलियर ऑफ गैसेज एक्सचेंज। मसलन किसी शख्स का जो लंग्स फंक्शन है इनअप्रोप्रिएट है फॉर दी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, यानी किसी शख्स के लंग्स का फंक्शन इनअप्रोप्रिएट होना फॉर दी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसकी दो टाइप है रेस्पिरेटरी फेलियर की, टाइप 1 एंड टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर रिलेटेड टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइपरकैप्निया। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर देखते हैं। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, acute type 1 respiratory failure and chronic type 1 respiratory failure। acute and chronic type 1 respiratory failure। ठीक है, acute respiratory failure में क्या होगा? acute respiratory failure में क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा severe। acute respiratory failure में acute type 1 respiratory failure में severe हाइपोक्सिया होगा और हाइपोकार्पनिया हो सकता है। क्या होगा? सवियर क्या होगा? आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बहुत ज्यादा लो होगा। PaO2 जो है क्या होगा? बहुत ज्यादा लो। दूसरों में क्या होगा? ये क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा लो होगा। ठीक है, आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा क्या होगा? लो होगा। उसके बाद जो है आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है PaCO2 का लेवल जो है वो क्या होगा? वो भी लो होगा। उसके पहले मैं बता दूं कि इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है? नॉर्मल वैल्यू जो है वो इनकी क्या है? नॉर्मल जो आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर है वो है कितना है? 12 kph या फिर 90 mmHg नॉर्मल वैल्यू है ये। उसके बाद आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? CO2 का लेवल जो है वो 4.6 to 6 kph तक है। 4.6 to 6 kph या फिर 35 to 45 mmHg ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर टाइप एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा लो होगा और हाइपोकैप्निया होगा। उसके बाद जो पीएच की लेवल है, लेवल ऑफ पीएच जो है वो क्या हो सकता है? नॉर्मल भी हो सकता है। क्या होगा? पीएच का लेवल नॉर्मल भी होगा या फिर डिक्रीज होगा। जब बात करें टिपिकल गैसेज की एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में, उसके बाद जो HCO3 का लेवल है, बाइकार्बोनेट का लेवल है, वो क्या होगा? वो नॉर्मल होगा। ये HCO3 का जो लेवल है ये सिर्फ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाई होगा, बाकी सब में नॉर्मल होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाई होगा, बाकी सब में क्या होगा? नॉर्मल होगा। उसके बाद जी, तो अगर हम काजेज देखें एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की, काजेज कौन कौन सी हैं? एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की काजेज देखें तो कौन कौन सी काजेज हैं इसकी? काजेज एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की काजेज देखें तो इसकी जो है डेविडसन में 8 काजेज लिखी हुई हैं। एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की डेविडसन में 8 काजेज लिखी हुई हैं। इसका निमोनिक है डबल ए एंड टेट्रा पी, डबल ए टेट्रा
निमोनिक है काजेज ऑफ दी निमोनिक है डबल है टेट्रा काजेज ऑफ एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की। तो पहली काज देखें, पहली जो काज है एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है एस्थमा। एस्थमा एस्थमा जो है इज द फर्स्ट काज ऑफ एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। एस्थमा के बाद है अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलस पल्मोनरी एम्बोलस एम्बोलस पल्मोनरी एम्बोलस, फिर पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद है न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, फिर आखिरी जो है निमोनिया। ये क्या है काजेज हैं किसकी एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की। डेविडसन में 6 काजेज लिखी हुई हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्यूट काजेज है आगे रेस्पिरेटरी फेलियर की। कौन कौन सी? पहली एस्थमा, फिर ARDS, फिर पल्मोनरी एम्बोलस, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरैक्स एंड निमोनिया। अब देखते हैं क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर देखते हैं। क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर देखें तो क्या होता है क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोक्सिया होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हाइपोक्सिया होगा। पार्शियल आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा, जबकि आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा नॉर्मल होगा। ये साइन है नॉर्मल का, ठीक है। उसके बाद पीएच का लेवल जो है वो भी नॉर्मल होगा, पीएच लेवल जो है वो क्या होगा नॉर्मल होगा। और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है HCO3 का जो लेवल है वो क्या होगा ये भी नॉर्मल होगा। HCO3 का लेवल तीनों टाइप में एक्यूट टाइप 1, क्रोनिक टाइप 1, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी तीनों में बराबर होगा, जबकि क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी में इंक्रीज होगा, बाकी सब में बराबर होगा, ठीक है। अब काजेज देखें क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की। तो जो क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की काजेज हैं, क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की जो काजेज है वो है 5 काजेज। निमोनिक है EA और ट्रिपल L, EA और ट्रिपल L, ठीक है। ये निमोनिक है काजेज का क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर का, ठीक है। अब पहली जो काज है क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जो है एम्फाइसीमा, पहली है एम्फाइसीमा, दूसरी है अनीमिया, दूसरी काज है अनीमिया, तीसरी है लंग फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस, फिर है लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा, लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमेटोसा, और जो आखिरी काज है इसकी जो आखिरी काज है वो है लेफ्ट टू राइट सिंड्रोम, लेफ्ट टू राइट शंट। क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की जो काजेज है वो 5 काजेज हैं, एम्फाइसीमा, एनीमिया, लंग फाइब्रोसिस और लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा, लेफ्ट टू राइट सिंड्रोम। तो क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ हाइपोक्सिया होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हाइपोक्सिया, बाकी बाइकार्बोनेट लेवल, बाइकार्बोनेट पीएच लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है।
एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में, ठीक है जी। एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो है आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो लो होगा, यानी हाइपोक्सिया होगा। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है डिक्रीज होगा, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, जबकि आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो इंक्रीज यानी हाइपरकार्बनिया होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड होगा, किसमें, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोक्सिया भी होगा और हाइपरकैप्निया भी होगा, दोनों चीज होगी। जबकि पहले हम देखें एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा, सिर्फ सीवियर हाइपोक्सिया था और हाइपोक्सिया के बाद हाइपोकैप्निया था। एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोकैप्निया था, जबकि एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपरकैप्निया है। उसमें भी क्या था, हाइपोक्सिया था, इसमें भी हाइपोक्सिया है। एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में सीवियर हाइपोक्सिया था, इसमें हाइपोक्सिया है, ठीक है। अब इसमें आर्टीरियल जो है पीएच लेवल देखें तो पीएच का जो लेवल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होगा या फिर डिक्रीज होगा। पीएच का लेवल जो होगा डिक्रीज होगा, पीएच का लेवल जो होगा वो डिक्रीज होगा या फिर नॉर्मल होगा। एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में पीएच का लेवल डिक्रीज भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। जबकि बाइकार्बोनेट का लेवल देखें, HCO3 का जो लेवल है वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक है। एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोक्सिया भी होगा, हाइपरकैप्निया भी होगा, पीएच का लेवल जो है नॉर्मल भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, जबकि बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल होगा। अब इसकी काजेस देखें एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की जो काजेस हैं, इसकी जो काजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इसकी काजेस हैं डेविडसन में 8 काजेस लिखी हुई हैं एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की। वो कौन कौन सी काजेस हैं उनको देखते हैं। पहली जो काज है वो कौन सी है, पहली काज है इसकी एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, जो पहली काज है वो सीवियर एस्थमा, सीवियर एक्यूट एस्थमा, वो है सीवियर एक्यूट एस्थमा। सीवियर एक्यूट एस्थमा इज द फर्स्ट काज ऑफ एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। दूसरी काज जो है वो है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, दूसरी काज है एक्यूट एपिग्लोटिस, एक्यूट एपिग्लोटिस। एक्यूट एपिग्लोटिस। तीसरी है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। तीसरी काज जो है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है इनहेल्ड फॉरेन बॉडी, इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज, ठीक है, इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। चौथी जो काज है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है पल्मोनरी सीवियर पल्मोनरी पैरालिसिस। चौथी जो काज है वो है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। चौथी काज है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। चौथी काज है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। जो चौथी काज है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस। पांचवी काज है फ्लैल चेस्ट इंजरी, फ्लैल चेस्ट इंजरी। जो पांचवी काज है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है फ्लैल चेस्ट इंजरी। छठी काज है
एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की, वो है स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया, ब्रेन स्टेम लीजन 7वीं है, ब्रेन स्टेम लीजन, सातवीं जो काज है वो है ब्रेन स्टेम लीजन, जो सातवीं काज है वो है ब्रेन स्टेम लीजन। 8वीं है नार्कोटिक ड्रग्स, जो 8वीं और आखिरी काज है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की, वो है नार्कोटिक ड्रग्स, वो है नार्कोटिक ड्रग्स। तो हमने देखे काजेज जो है एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की, वो कितनी काजेज हैं? डेविडसन में 8 काजेज लिखे हैं। पहली है सीवियर एक्यूट एस्थमा, दूसरी एक्यूट एपिग्लोटिस, तीसरी इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज, चौथी रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस, पांचवी फ्लैश चेस्ट इंजरी, छठी स्लीप एपनिया, सातवीं ब्रेन स्टेम लीजन और आठवीं नार्कोटिक ड्रग्स। तो क्या है इसमें सिर्फ एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में और एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या फर्क है कि उसमें एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाइपोकैप्निया होगा, जबकि इसमें हाइपरकैप्निया होगा। उसमें हाइपोक्सिया है, इसमें भी हाइपोक्सिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या देखते हैं? क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो रिड्यूस होगा, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और हाइपर कैप्निया होगा, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेज्ड होगा, हाइपर कैप्निया होगा। ठीक है, इसका जो है पीएच का जो लेवल है क्या होगा? पीएच लेवल या तो डिक्रीज होगा या फिर नॉर्मल होगा। पीएच का लेवल जो है नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल पीएच का लेवल जो है क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा? नॉर्मल। अब जो बाइकार्बोनेट का लेवल है, HCO3 का जो लेवल है वो क्या होगा? इसमें रेज्ड होगा। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का लेवल एक्यूट टाइप 1 में भी नॉर्मल है, क्रोनिक टाइप 1 में भी नॉर्मल है, एक्यूट टाइप 2 में भी नॉर्मल है। सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में रेज्ड है। सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में रेज्ड है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में रेज्ड है। अब यदि काजेज देखें, काजेज देखें एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की, क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की काजेज देखें, क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की अगर काजेज देखें तो उसकी मोस्ट कॉमन काज है, मोस्ट कॉमन काज जो है क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वो है सीओपीडी। सीओपीडी मोस्ट कॉमन काज है, वो है सीओपीडी। क्या है? मोस्ट कॉमन काज जो है वो सीओपीडी है। मोस्ट कॉमन काज जो है क्या है? सीओपीडी या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है जी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसके बाद है प्राइमरी एल्व्यूलर हाइपोटेंशन, फिर है प्राइमरी एल्व्यूलर हाइपोवेंटिलेशन, एल्व्यूलर हाइपोवेंटिलेशन, प्राइमरी एल्व्यूलर हाइपोवेंटिलेशन, प्राइमरी एल्व्यूलर हाइपोवेंटिलेशन। उसके बाद है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, लाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो पांचवी काज है वो है, पांचवी काज जो है वो है काइफोस्कोलियोसिस। पांचवी काज है वो है काइफोस्कोलियोसिस। काइफोस्कोलियोसिस, ये हमने बात की काजेज ऑफ दी
क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। हमने बात की है टाइप एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, उसकी काजेज, क्रोनिक टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और उसकी काजेज, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर उसकी काजेज, क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर और उसकी काजेज। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर, ठीक है। तो बात करें क्लिनिकल फीचर की, तो क्लिनिकल फीचर जो है रेस्पिरेटरी फेलियर के डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग काज पे, यानी कौन सी काज है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है। मगर फिर भी दो हाइपोक्सिया और हाइपर कैप्निया की जो सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। हाइपर कैप्निया की जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, यह है हाइपर कैप्निया रेज लेवल ऑफ हाइपोक्सिया यानी डिक्रीज इन ऑक्सीजन प्रेशर लेवल, ठीक है जी। तो हाइपोक्सिया का जो सिम्टम होता है पहले दिखता है डिज्निया, पहली सिम्टम है हाइपोक्सिया को है डिज्निया, डिज्निया है हाइपोक्सिया के सिम्टम्स है। दूसरी है रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, तीसरी सिम्टम्स है एजिटेशन, चौथी है कंफ्यूजन और पांचवी है सेंट्रल साइनोसिस, पांचवी का सिम्टम जो है हाइपोक्सिया को है सेंट्रल साइनोसिस। अगर हाइपोक्सिया जो है लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं, वो होती हैं पहली है कोर पल्मोनियल, फिर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फिर है पॉलीसाइथीमिया, ये है सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया की सिम्टम कौन कौन से हैं, पहली है डिज्निया, दूसरी रेस्टलेसनेस, तीसरी एजिटेशन, चौथी कंफ्यूजन, पांचवी सेंट्रल साइनोसिस। और अगर हाइपोक्सिया लॉन्ग स्टैंडिंग हो तो कौन कौन सी काजेज होगी, कोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पॉलीसाइथीमिया। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपर कैप्निया के कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं वो देखते हैं। हाइपर कैप्निया में सबसे पहले क्या होगा, हेडेक होगा, पहली सिम्टम जो होगा हेडेक होगा। दूसरे नंबर पर पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, क्या सिम्टम्स हैं, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। तीसरे नंबर पर आएगी टैकीकार्डिया, चौथे नंबर पर बाउंडिंग पल्स, और पांचवें नंबर पे होगी ट्रेमर या फ्लैप। पांचवें नंबर पर क्या होगा, ट्रेमर या फ्लैप। छठे नंबर पर होगी पैपिलोएडिमा, छठे नंबर पर क्या होगी, पैपिलोएडिमा। सातवें नंबर पर ड्राउजीनेस, आठवें नंबर पर कंफ्यूजन और नौवें नंबर पर कोमा। तो ये थी क्लिनिकल फीचर रेस्पिरेटरी फेलियर के जो क्लिनिकल फीचर होते हैं वो डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग काज पे। मगर क्योंकि हाइपोक्सिया भी होता है और हाइपर कैप्निया भी होता है, तो हाइपोक्सिया के जो सिम्टम्स है वो हमने लिखे हैं, पहली है डिज्निया, दूसरी रेस्टलेसनेस, तीसरी एजिटेशन, फिर कंफ्यूजन, सेंट्रल साइनोसिस, कोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पॉलीसाइथीमिया। फिर हाइपर कैप्निया होता है, हाइपर कैप्निया में क्या वो सिम्टम्स लोग देखे हेडेक होते हैं,
पेरिफेरल वासोडाइलेशन, टैकीकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, फिर ट्रेमर, पेपिलर एडीमा, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड कोमा। अब देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी होती हैं इनमें, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पहले क्या होता है, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, ब्लड टेस्ट में क्या होगा, एफबीसी चेक करेंगे, एफबीसी फुल ब्लड काउंट, एफबीसी, ठीक है। एफबीसी से क्या मुझे पता चलेगा, रेड ब्लड सेल की काउंटिंग देख के आप पॉलीसाइथेमिया का उसका, और दूसरे जो है एस्थमा और इसका एस्थमा, उसके बाद एस्थमा के बाद क्या देखेंगे आप, जितने भी हैं एम्फीसीमा देखेंगे, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलस, ये सारे के सारे देखेंगे आप ब्लड सेल से। उसके बाद दूसरी है यूएडी है, यूएडी, उसके बाद सीआर भी देखेंगे आप, सीआर भी सी रिएक्टिव प्रोटीन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आप एंड पे क्या देखेंगे, एबीजीज देखेंगे। एबीजीज में क्या होगा, आपको जितने भी आर्टीरियल ब्लड गैसेस आपको बता दीजिएगा। एबीजीज में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन भी होगा, आर्टीरियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, पीएच लेवल भी होगा और बाइकार्बोनेट भी लेवल आर्टीरियल ब्लड गैस में होगा। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं आप, रेडियोलॉजी में आप चेस्ट एक्सरे करते हैं। रेडियोलॉजी में दूसरे नंबर पे ये है, फर्स्ट नंबर, दूसरी है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं। रेडियोलॉजी में आप चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में आपको पता चल जाएगा एस्थमा का, एम्फीसीमा का, पल्मोनरी एडिमा जो भी है, एम्बोलस जो भी है, रेडियोलॉजी में पता चल जाएगा। उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी भी कराते हैं। माइक्रोबायोलॉजी तीसरे नंबर पर आप माइक्रोबायोलॉजी कराते हैं। तीसरे नंबर पर आप माइक्रोबायोलॉजी कराते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं आप, स्पूटम एंड ब्लड कल्चर कराते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में स्पूटम एंड ब्लड कल्चर क्या होगा, स्पूटम होगा और ब्लड कल्चर होगा। स्पूटम एंड ब्लड कल्चर, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पूटम एंड ब्लड कल्चर से। उसके बाद स्पाइरोमेट्री भी करा सकते हैं आप। चौथे नंबर पर आप स्पाइरोमेट्री करा सकते हैं। स्पाइरोमेट्री कराएंगे, आप देखेंगे आपको लगेगा कि सीओपीडी है या न्यूरोमस्कुलर डिजीज है या फिर जीबीएस है, गोलिन बैरर सिंड्रोम, तो आप क्या करेंगे, स्पाइरोमेट्री भी करा सकते हैं। स्पाइरोमेट्री, सीओपीडी, जीबीएस और न्यूरोमस्कुलर डिजीज, न्यूरोमस्कुलर कोई भी डिजीज हो तो आप ये करा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ऑफ दी रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर की मैनेजमेंट देखें तो रेस्पिरेटरी फेलियर में जो मैनेजमेंट है डिपेंड करती है अंडरलाइन काज पे। रेस्पिरेटरी फेलियर में जो मैनेजमेंट है डिपेंड करती है अंडरलाइन काज पे। रेस्पिरेटरी फेलियर में मैनेजमेंट डिपेंड करती है अंडरलाइन काज पे। मैनेजमेंट डिपेंड करती है अंडरलाइन काज पे, ठीक है। फिर भी जो मैनेजमेंट है, आप क्या करेंगे, हाइपोक्सिया में, हाइपोक्सिया की वजह से आप ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, O2 देंगे, जो है 35 से 60% देंगे आप ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, फेस मास्क के जरिए, वाया फेस मास्क, फेस मास्क के जरिए, ठीक है जी। 35 से 60% देंगे आप, सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की। फिर जो अंडरलाइन, पहली जो है अंडरलाइन काज ट्रीट करेंगे, फिर ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, फिर उसके बाद ये एक्यूट टाइप 1 की भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ये होगा, क्रोनिक टाइप 2 में भी क्या होगा, अंडरलाइन काज ट्रीट करेंगे आप। अंडरलाइन काज के बाद हाइपोक्सिया में होगा, तो उसमें क्या है, हाइपोक्सिया होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। उसके बाद
जो है क्रोनिक टाइप एक्यूट टाइप 2 में भी ये होगा, हाइपोक्सिया होगा तो एड्रेनालिन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई देंगे और फ्रेश मास्क के जरिए। क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी अगर जरूरत पड़े तो इसमें क्योंकि एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी में क्योंकि एपिग्लोटिस होता है तो आपको क्या ट्रेकोस्टोमी भी कर सकते हैं, क्या ट्रेकोस्टोमी भी कर सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी स्टोमी भी कर सकते हैं। ये एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी, एक्यूट टाइप 2 में, एक्यूट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में, ठीक है। फिर आप अगर जरूरत पड़े तो मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप क्या, अगर आपको लगे कि कार्डियक फेलियर है तो आप डाययूरेटिक भी दे सकते हैं, अगर आपको लगे कि कार्डियक फेलियर है तो आप डाययूरेटिक भी दे सकते हैं, डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि आप इसमें ड्राउजीनेस में या रेस्टलेस में आप कोई भी सेंट्रल नर्वस सर्विस डिप्रेसेंट या फिर कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी फेलियर की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।